कक्षा 12 भौतिकी अध्याय पहला विद्युत क्षेत्र भाग अ सारांश। देखिए इस पूरे चैप्टर का जो सारांश है उसको हम बिंदुवार आपको बताएं। नंबर 1, आवेश जो होता है चार्ज, वह एक सी राशि है जो क्वांटीकृत होता है। क्वांटीकृत का अर्थ समझते हैं आप कि एक एक क्वांटा के रूप में आवेश होता है किसी भी आवेशित वस्तु में। अर्थात अगर हम एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को एक क्वांटम माने तो किसी भी वस्तु पर अगर आवेश को हम गिनेंगे तो हम ये गिनेंगे कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन का आवेश है। यानी न्यूनतम जो इकाई है आवेश की वो इलेक्ट्रॉन का एक आवेश है और उसमें एक आवेश, दो आवेश, 3 क्वांटम, 4 क्वांटम, 5 क्वांटम, 6 क्वांटम, इस रूप से जब हम राशि को गिनते हैं तो ऐसी राशि को हम क्वांटीकृत राशि कहते हैं। इसलिए आवेश जो है क्वांटीकृत राशि है और एक क्वांटम जो आदेश है उसकी आवेश की कीमत है वैल्यू है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ये एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है। इसलिए जब किसी वस्तु पे हम आवेश गिनते हैं तो Q बराबर प्लस माइनस NE, N यानी नंबर 1 2 3, उसमें गुणा कीजिए आप इस एक क्वांटम आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश को और उस वस्तु पे आपको कुल आवेश मिल जाएगा। और इस प्रकार के राशि को हमने क्वांटीकृत राशि कहा है। दूसरा, कूलम का नियम ये था कि जब दो स्थिर बिंदु आवेश होते हैं तो उनके बीच में जो आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लगता है वह दोनों आवेशों के गुणनफल के Q1 Q2 पे निर्भर करता है और उनके बीच की जो डिस्टेंस है, दूरी है, उसका जो स्क्वायर है, वर्ग है, उसका अनुक्रमानुपाती होता है, यानी विपरीत होता है। तो F जो है आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल जो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लग रहा है वह समानुपाती होता है Q1 Q2 के और व्युत्क्रमानुपाती होता है, रिवर्सली प्रोपोर्शनेट होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो फॉर्मूला क्या बना, F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर N। N यानी न्यूटन, बल की इकाई न्यूटन है इसलिए हम N लिखते हैं। देखिए ये 1/4πε0 क्या चीज़ है, यह कांस्टेंट है, ये राशि नियतांक है। चूंकि जब हम समानुपाती और अनुक्रमानुपाती को लिखते हैं तो उनको सूत्र के रूप में कन्वर्ट करने के लिए हम एक नियतांक का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ इस कूलाम के नियम में ये जो 1/4πε0 है ये एक नियतांक है और इसमें भी जो एप्सिलॉन 0 लिखा हमने वो निर्वात या हवा की विद्युतशीलता है। ठीक है। तीसरी बात, किसी भी माध्यम की उपस्थिति में आवेशों के मध्य बल है ना, ये तो अभी हमने जो कूलम का नियम बताया ये मान के चलते हैं कि हमने इसको निर्वात में हम आवेश को गिन रहे थे, आवेशों के बीच के बल को निर्वात में गिन रहे थे। लेकिन अगर आवेशों के बीच में निर्वात नहीं होकर कोई माध्यम है तो माध्यम की उपस्थिति में आवेशों के बीच का जो बल होता है वो निर्वात की तुलना में जो बल होता है ना उतना जितना गुना कम प्राप्त होता है उसे माध्यम की पराविद्युतांक एप्सिलॉन आर कहते हैं। देखिए एप्सिलॉन आर में आर का मतलब है रिलेटिव, रिलेटिव मतलब हम किससे तुलना कर रहे हैं, माध्यम के बीच में जो आवेशों के मध्य का बल है और निर्वात में जो आवेशों के बीच का बल है ना। एप्सिलॉन 0 तो निर्वात की स्थिति में बल था और एप्सिलॉन आर जो है वो मीडियम की तुलना में जब हम लेना चाहते हैं तो निर्वात की तुलना में जितना गुना कम प्राप्त होता है उसे माध्यम का पराविद्युतांक एप्सिलॉन आर कहते हैं। अब आती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के आवेश है किसी वस्तु में तो तीव्रता भी होगी, उसके आसपास एक का एरिया ऐसा होता है, क्षेत्र होता है वस्तु का कि उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। इस तीव्रता को हम गिनते हैं लिमिट Q0 यानी एक बहुत परीक्षण आवेश है, धनावेश है, छोटा सा परीक्षण आवेश है, वो धीरे 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 कम होता जाए, अल्प है, 0 होता जाए, उस कंडीशन में जो लिमिट में हम उसकी कीमत निकालते हैं
उसमें F/Q0, ये जो फॉर्मूला है, ये हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अर्थात देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हुई, लिमिट Q0 टेंड्स टू 0, उस कंडीशन में जो बल लग रहा है आकर्षण या प्रतिकर्षण का दो आवेशों के बीच में, उसको हमने किससे डिवाइड किया है, Q0 से। यानी ये Q0 क्या है, परीक्षण आवेश है, टेस्ट चार्ज। एक टेस्ट के लिए हमने एक चार्ज पकड़ा धनावेश का, उसको टेस्ट चार्ज कहते हैं, परीक्षण आवेश। उस Q0 का अगर भाग लगा दो आप, तो इकाई के रूप में, यूनिट के रूप में जो बल आता है F/Q0, यानी प्रति आवेश जो बल आया, उसको हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो F तो यहाँ बल हो गया और Q0 परीक्षण आवेश हो गया, और F में जब Q0 का भाग लगाया तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। पांचवा बिंदु, हमने चूंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये फॉर्मूला जो दिया है, इसमें देखिए F जो है, F सदिश राशि है, वेक्टर राशि है, तो स्वाभाविक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लेफ्ट हैंड साइड पे E भी सदिश राशि हो जाएगी। अब इस सदिश राशि को हमने ऊपर फॉर्मूला में 4 नंबर के फॉर्मूले में, 4 नंबर के पॉइंट में जो फॉर्मूला बताया, वह तो मात्रा में था, लेकिन अगर इसको हम सदिश रूप में बताएं तो हम इसको सदिश रूप में कैसे लिख रहे हैं, E = 1/4πε0 Q/r², और R और ये जो छोटा सा हमने तीर लगाया है, ये R की दिशा बताता है, यानी दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है, उस दूरी के अनुदिश, उसके सहारे यह तीव्रता लगती है। अब देखिए फॉर्मूला पॉइंट नंबर 4 देखिए और ये पॉइंट नंबर 5 देखिए। पॉइंट नंबर 4 में हमने उसकी व्याख्या की है लिमिट के रूप में, कि Q0 0 की तरफ जा रहा है तो बल बटे आवेश, है ना, ये मात्रा हुई। और इस मात्रा को अगर हम पूरे सूत्र के रूप में लिखना चाहें तो कूलाम के बल में, कूलाम का बल जो हमने निकाला था ऊपर, है ना, ये कूलाम का बल जो निकाला था हमने, इसमें F बराबर पॉइंट नंबर 2, F बराबर 1/4πε0 आया ना, कांस्टेंट। तो उस नियतांक को हमने ले लिया, इसलिए पॉइंट नंबर इस 5 में विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, वह हम सूत्र के रूप में E बराबर 1/4πε0, जो कूलाम के नियम से आया है, और Q चार्ज है, जिस आवेश के आसपास की हम तीव्रता निकाल रहे हैं, बटे r², यानी कितनी दूरी पर हम तीव्रता गिन रहे हैं, उस डिस्टेंस को r अगर कहें तो बटे r² होगा। और उसके आगे जो हमने ये छोटा सा तीर का निशान लगा के r लिखा है, स्मॉल r, ये दिशा बताता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस दूरी के सहारे लगेगी। पॉइंट नंबर 4, अगर एक आवेश नहीं हो और बहुत सारे आवेश हो, और उन सारे आवेशों का एक सिस्टम हो, निकाय हो, और उस निकाय से कोई दूरी r है, उस r पर अगर हमको विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो हमने एक आवेश के लिए तो फॉर्मूला बता दिया आपको पॉइंट नंबर 5 में, कि इतनी तीव्रता होगी। अगर नंबर ऑफ आवेश हैं, एक से अधिक आवेश हैं, तो जितने अलग अलग आवेशों के कारण तीव्रता गिन लो और उनका सदिश योग जो है उसको जोड़ दो, तो उस बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बन जाएगी। यानी E बराबर E1 + E2 प्लस करते करते En। n अगर आपके पास आवेश का एक सिस्टम है तो n आवेशों के निकाय के कारण किसी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस सदिश योग के बराबर होती है। अब एक शब्द आता है विद्युत द्विध्रुव। द्विध्रुव का मतलब, द्वि मतलब दो, और ध्रुव का मतलब बिल्कुल लेफ्ट और राइट, जिसको हम कहते हैं पोल, है ना। तो समान तो परिमाण हो और विपरीत प्रकृति हो, और ऐसे अगर दो आवेश को हम ले लें और थोड़ी सी अल्प दूरी पर उनको रख दें, तो जो सिस्टम बनता है उसको विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अर्थात यानी समान परिमाण और विपरीत प्रकृति। इसका मतलब क्या हुआ, समान परिमाण तो हुआ Q, और विपरीत प्रकृति यानी एक चार्ज, एक आवेश तो है +Q और दूसरा आवेश है -Q। ठीक है, समान दोनों की परिमाण है लेकिन प्रकृति विपरीत है, और इनको एक छोटी सी दूरी पे रख दो तो ये जो सिस्टम बनता है इसको कहते हैं विद्युत द्विध्रुव, है ना, डाइपोल, डबल ध्रुव बन गए। अब
ये जो विद्युत द्विध्रुव का जो सिस्टम है, उसकी जो अक्ष होगी, अक्ष मतलब एक्स एक्सिस भी हो सकता है और ऊपर वर्टिकल वाई एक्सिस भी हो सकता है। उस एक्स एक्सिस पर या वाई एक्सिस पे अगर कोई एक बिंदु है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? जैसे अभी हमने आपको ऊपर बताया कि अगर सिंगल चार्ज है, सिंगल आवेश है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने कैसी बताई? ये देखिए, बिंदु नंबर 5 में बताई थी कि बिंदु आवेश का अगर एक ही आवेश है, बिंदु आवेश, तो उसके कारण तीव्रता होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। अब हमने विद्युत द्विध्रुव ले लिया है, 2 ध्रुव हैं उसमें, तो उसके कारण आवेश की तीव्रता कितनी हुई? क्षेत्र की तीव्रता कितनी हुई? द्विध्रुव के कारण पॉइंट नंबर 8 देखिए, इसको हमने फॉर्मूला बनता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p/r क्यूब p। और p क्या है? p आता है, p को कहते हैं हम मोमेंट। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले डिराइव हुए हैं, इनको तो फॉर्मूला के रूप में आपको याद रखना होगा परीक्षा की दृष्टि से। तो पॉइंट नंबर 9 पे आइए कि पॉइंट नंबर 8 में तो विद्युत द्विध्रुव की अक्ष थी, एक्स एक्सिस, उसके सहारे जिस सहारे द्विध्रुव बना हुआ है उसके सहारे का था। और अब विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष मतलब मान लीजिए एक्स एक्सिस पे तो आपका विद्युत द्विध्रुव रखा है और ऊपर उसके वर्टिकल वाई एक्सिस में अगर हम उसके कोई बिंदु ले और उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें, तो वो क्या होगी? E इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P/r³। ठीक है। अच्छा, दोनों कंडीशन में हमने ए का मतलब दोनों ध्रुवों के बीच की जो दूरी है, प्लस ध्रुव और माइनस ध्रुव जिससे द्विध्रुव बना है, उसके बीच की दूरी जो ए है बहुत छोटी-छोटी है। बहुत छोटी है किसकी तुलना में? जिस बिंदु पे हम तीव्रता निकाल रहे हैं उस आर की तुलना में। तो फ़र्क देखिए, द्विध्रुव की अक्ष पर अगर विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकाल रहे हैं तो फॉर्मूले में 2p/r³ है और निरक्ष पर हम निकाल रहे हैं तो p/r³ है। इसका मतलब अक्ष पर जो तीव्रता निकलती है वो 2 गुनी है, 2p लिखा है ना, और निरक्ष पर जो लिखा है उसमें खाली p/r³ लिखा है। तो p/r³ का दुगुना कर दिया तो अक्ष पर आ गई और सिंगल कर दिया तो निरक्ष पर आ गई। अब एक बात और आती है कि समरूप विद्युत क्षेत्र है। समरूप मतलब कहीं भी उसमें विषमता नहीं है, ऑड नहीं है, सब जगह एक सा विद्युत क्षेत्र है। उसमें एक विद्युत द्विध्रुव का एक फॉर्मूला आता है बलाघूर्ण। बल आघूर्ण यानी बलाघूर्ण क्या होता है? एक कम डिस्टेंस पे, कम दूरी पे मान लीजिए एक 2 ध्रुव रखे हैं, यानी एक द्विध्रुव है। एक लेफ्ट में एक चार्ज रखा है, एक राइट में चार्ज रखा है, उनके बीच में अल्प दूरी है। तो दोनों ही चार्ज अलग-अलग ढंग से, दोनों आवेश अलग-अलग ढंग से उस पूरे सिस्टम को अपनी दिशा में घुमाना चाहते हैं। तो लेफ्ट वाला जो प्लस क्यू है, द्विध्रुव है, वो अपने ढंग से घुमाना चाहता है और उससे विपरीत दिशा में दूसरी साइड का माइनस क्यू चार्ज वाला उस सिस्टम को अपने ढंग से घुमाना चाहता है। तो उनके बीच में कहते हैं कि एक बल आघूर्ण लगाया, घूर्ण का मतलब घुमाना, तो एक बल आघूर्ण लगाया। उस बल आघूर्ण की परिभाषा जो बनती है वो होती है टो, कहते हैं इसको, टो इक्वल टू पी ई साइन ऑफ थीटा। थीटा का मतलब दोनों जो बल अलग-अलग दिशा में लग रहे हैं उनके बीच का जो एंगल होता है, कोण, वो थीटा है, उसका साइन थीटा। और पी और ई मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और पी बराबर मोमेंट, उसको गुणा करने से बला घूर्ण आ जाता है। ये आपका सारा भाग अ था सारांश के रूप में। अब हम भाग ब और बहुविकल्पी प्रश्नों और ये सारी चीज़ें आगे लेंगे। उसके पहले हम यहाँ थोड़ा विराम लेते हैं।